बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो बताएं कि ये असद उमर ने किस चक्कर में पार्टी छोड़ने का ट्वीट किया है, और दूसरा मियां नवाज शरीफ के क्या हालात चल रहे हैं। देखिए मियाँ साहब का तो जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अच्छा। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद एक इंतहाई अहम शख्सियत जो मियाँ साहब के लिए जिन्होंने मियाँ साहब का जीना आज़ाब किया हुआ था, अच्छा। उनकी पुरस्रार गुमशुदगी हुई है। अच्छा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की बात नहीं कर रहा। उनकी गुमशुदगी हुई है और वो चंद रोज से लापता है। जी। और उनकी ये जो पुरस्रार गुमशुदगी है ये मानी खेज है। वैसे तो कोई बंदा अपने काम से छुट्टी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज़ाहिर है कि एक लंबे वक्त काम करने के बाद हर बंदे को, हर इंसान को ब्रेक की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रेक जो है वो उस वक्त में जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस वक्त आप ब्रेक लें तो फिर लगता है कि कुछ आपका गड़बड़ है। जो मकसद था, जो हम्म। आपका टास्क था वो शायद पूरा हो गया। कि हम्म। इधर मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उधर आपने अपना काम करना छोड़ दिया। शायद आपकी जिम्मेदारी यही थी कि मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करना। सही। तो जॉब वेल डन हो गई है फैसल वावड़ा साहब की। अच्छा। वो क्या क्या एग्जैक्टली मामला हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। और हो सकता है कि आज जब हम बात करें, आज शाम को ही उनकी गुमशुदगी खत्म हो जाए, वो दोबारा से आपको मंजर आम पे नजर आए। एज वी स्पीक राइट नाउ, कोई 5 या 6 दिन पहले आप हम्म। जाके फैसल, अब बड़ा आसान है किसी भी शख्स को सर्च करना ना कि वो क्या उसकी एक्टिविटी और सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रेजेंस क्या है, क्योंकि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अपने डिजिटल चैनल्स मौजूद हैं। आप जाएं फैसल वावड़ा लिखें और लिख के जनाब यूट्यूब के ऊपर जो उसकी सर्च का क्राइटेरिया है हम्म। उसमें वीडियोस जो है वो बाय अपलोड डेट सर्च कर लें, तो आपको आखिरी वीडियो मिलेगी को 5-6 दिन पहले की। सही। अच्छा, मैं क्योंकि रात का ये वक्त था, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई तहकीक नहीं कर सका, लेकिन उनकी जो पुरस्रार गुमशुदगी है ना 5-6 दिन से 7 दिन से, आपने देखना होता है कि बाबड़ा साहब की आप बात सुने तो आपको पता चलता है कि मामलात मियाँ साहब के कहाँ चल रहे हैं। हम्म। क्योंकि वो गुज़श्ता 4-6 महीने से उन्होंने पहले तो ज़ाहिर है कि तोपों का तमाम तर रुख वो था इमरान खान की तरफ और पीटीआई की तरफ। जी। फिर उन्होंने अपने तोपों का रुख कर लिया मियाँ साहब की तरफ कि पाकिस्तान और रियासत इन जमहूरी जनाजों का बोझ नहीं उठा सकती, हम्म। इनके ये जराइम हैं, ये जराइम हैं, इमरान खान का जो जुर्म है वही जुर्म इनका भी है, तो इमरान खान के साथ ये हो रहा है तो इनके साथ क्यों नहीं होगा, इनको इक़्तिदार में कैसे आने देंगे, नए चेहरे सामने आने चाहिए। उन्होंने जो जो प्रोडिक्शंस की वावड़ा साहब ने, वो पूरी होती गई। हम्म। उन्होंने पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, केपी के इलेक्शंस के हवाले से, इमरान खान के जेल जाने के हवाले से, नाअहली के हवाले से, सजा के हवाले से, तकरीबन हर वो फैजाबाद चीज़, धरना केस की इवन समात के हवाले से जो तारीख दी उसी पर हुआ। वो सारा कुछ जो जो हम्म। प्रेडिक्ट करते रहे वो होता रहा। इसका मतलब यह है कि वो हैं तो इन्फॉर्म्ड आदमी, वेल इन्फॉर्म। या वो वहां पे बैठते हैं जहां पर डिसीजन होते हैं, या हम्म। डिसीजन मेकिंग जो सर्कल है उसके साथ वो बड़ा करीब है, इस वजह से वो इन्फॉर्म्ड आदमी है। तो ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब ने आखिर कुछ तो ऐसा किया कि उनके रास्ते में कुछ जो हाइल रुकावटें हैं वो किस तरीके से दूर हो रही हैं। वो हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट। सही। सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट हुआ है। और मैं आता हूँ क्योंकि इंकशाफात जो असद उमर और फवाद चौधरी के मुतल्लिक किए हैं, जी। वो किए शेर अफजल मरवत साहब ने। कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान से होने वाली कुछ गुफ्तगू पहली मरतबा मंजर आम पर रखी है जो असद उमर और फवाद चौधरी के मुतल्लिक थी। सही। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और असद उमर ने जिन हालात में पार्टी छोड़ी है, क्या कहकर छोड़ी है, क्या कहकर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। लेकिन मियाँ साहब ने क्या किया? मियाँ साहब ने ये किया कि मरीम नवाज साहिबा ने इक़्तिदार में आने का और अपने लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होती है उसका एक तरीका खुद फॉर्मूला बताया था टीवी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल। गालिबन नदीम मलिक का शो था, उसका एक क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर बताता हूँ मियाँ साहब ने किया क्या है। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो रास्ता मुझे आता है। तो ये उन्होंने रास्ता बताया था कि ये रास्ता है, जूते साफ करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो उससे फिर आपकी चीजें जो है वो साफ हो जाती हैं, रास्ता नहीं, ये बन जूतों जाता के है। बजाय तो टॉयलेट साफ करती रहेगी। तो वो खैर उन्होंने अपने इंटरव्यू में तस्करा किया था। जी।
अब जो मियाँ साहब ने किया है ना, एग्जैक्टली वो वही रास्ता इख्तियार किया है। मियाँ साहब ने जब नून लीग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू की थी ना कि हम तो बहुत मकबूल हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को साथ में लेकर चलेंगे, ये डेवलपमेंट हुई क्या है? देखें, मियाँ साहब को उनके मशीरों ने, और वो ज़ाहिर है कि हालात भी देखते हैं, मामलात की नज़ाकत को भी समझते हैं, एक घाघ सियासतदान तो हैं, सर्वाइवर हैं पाकिस्तान की सियासत के, कि ये सब कुछ करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ने, फिर उतरने, फिर चढ़ने, फिर उतरने, फिर चढ़ने, फिर उतरने के बाद भी वो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर इमरान खान पहुंच गए। तो उनको गुर आता है ना, फन आता है कि गिरबान कब पकड़ने और पाँव कब पकड़ने। बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने जो दावे किए थे, उनको एक बात समझ आ गई थी, उनको ये समझ आई थी कि 9 मई के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट की नेचुरल चॉइस हूं मैं। ये बात ख्वाजा आसिफ ने टीवी के ऊपर भी की कि वी आर दी अल्टीमेट चॉइस, वी आर दी नेचुरल चॉइस। कि जब इमरान खान का पत्ता उनके मुताबिक साफ हो गया और इमरान खान के नाम के सामने बड़ा सा कांटा लग गया, रेड क्रॉस लग गया, रेड बैरियर लग गया, तो अब पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है खड़ा करने के लिए। हमारे पास चलो मकबूलियत ना हो, कैंडिडेट तो है ना पंजाब में, तो है ना, और कबूलियत भी है। तो वो इस जोम में आ गए कि अब मरते क्या ना करते हमें तश्तरी में रख के इक्तदार सौंप दिया जाएगा और हम इक्तदार के ऐवानों में जगमगाएंगे चौथे वज़ीर आज़म के तौर पे। इतने लायक लोग हैं। इस वजह से जब मियाँ साहब पहले दुबई आकर बैठे और इधर से आसिफ जरदारी गए, वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, उनको धुतकार दिया गया। पंजाब में उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं लेने दिए गए, उनके साथ अपना एक वायबल फार्मूला नहीं बना सके। फिर अगला नंबर आया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों ने जाके कोई जहांगीर तरीन की कुछ सुना खुफिया मसरूफियात थी लंदन में, फिर ओन चौधरी की दुबई में मुलाकातें थी, वो कह रहे थे कि कोई 30 35 36 सीटें जो है उनके ऊपर एडजस्टमेंट कर लें हमारे साथ, उनको भी धुतकार दिया। तो मियाँ नवाज शरीफ आके बैठ गए। अब फैसल वावडा ने यहाँ से बमबारी शुरू की हुई थी, इधर नवाज शरीफ साहब ने वो रास्ता अपनाया, एमक्यूएम को गले लगाया। वो जो कहते थे कि हमें किसी इंतखाबी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, हर हल्के पे शेर धाड़ेगा, हर सीट के ऊपर नून लीग का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अपना देरीना सियासी कारकुन खड़ा करेंगे। तो मियाँ साहब ने जैसे ही आज से 1 हफ्ता या 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले ये सिग्नल्स देना शुरू किए, एमक्यूएम को बुला लिया, शहबाज शरीफ के राब्ते को लश्करी रईसानी आ रहे हैं, बाप के साथ मामलात चल रहे हैं, बाकी जमातों के और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बाकी उनके हवाले से भी कुछ शुनीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं। तो साथ ही वावडा साहब जो है वो हो गया, किस रीज़न से हुए भाई, लेकिन आपका जो टास्क था, जो असल आप काम कर रहे थे, वो करते करते आप अचानक रुक जाएं, तो या तो क्योंकि ये हमें पता है कि नून लीग जो है ना सिर्फ ये कि अता तारड़ समेत, हुस्मा बुखारी समेत बड़े बड़े इनके लोग जो बैठ कर बाकी लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं जैसे ही नून लीग पे तनकीद शुरू, फैसल वावडा के सामने भीगी बिल्ली बन के ये बैठे होते थे और फैसल वावडा के सामने चू नहीं करते थे नून लीग के लोग कि यार अगर इसे हट कर दिया तो कहीं डायरेक्ट बॉस काम ना जो है ना हमारा खराब हो जाए, तो वो तो नहीं करते थे। फिर अब फैसल वावडा जो है वो देखें कि कब वो रीसरफेस होते हैं, कब मियाँ साहब कुछ करते हैं और कब फैसल वावडा जो है वो सामने आते हैं। ये तो हो गया जनाब वो मामला। अब असद उमर साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग और अपने अपने तबसरे चल रहे हैं। देखें, असद उमर साहब के ऊपर जाहिर है कि पीटीआई के ऊपर ओवरऑल एक दबाव और वो सब कुछ तो है। असद उमर साहब के हवाले से वो गिरफ्तार हुए नहीं, वो चंद लम्हों के लिए बीच में हुआ था, दरमियान में साइफर वाली गिरफ्तारियां जब पड़ी थी। अच्छा, क्या असद उमर साहब के यहाँ कोई रेड हुआ? असद उमर साहब को कोई सऊबत बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन ओवरऑल प्रेशर तो होता है। देखें, असद उमर साहब जब आए ना, प्रेशर क्या होता है यार, एक फिजा बनी हुई होती है ना जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपने अपने थ्रेशोल्ड होता है ना। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक है। हर एक का अपना सब्र का एक पैमाना होता है, उनका इतना सा पैमाना था, अब क्या करें। वो जो असद उमर साहब जब आए थे ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, सवाल भी किया था उनसे, गुफ्तगू भी हुई थी उनके साथ, फिर एक टॉक भी की थी, कुछ सवालात वो फिर चले भी थे बहुत ज़्यादा जी। असद उमर साहब ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के 5
जो है वो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक है फौज, जिसके इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। एक है अदलिया, उस वक्त उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, उनके इस तरह के माठे हालात चल रहे हैं। एक है इमरान खान और पीटीआई, उनके इस तरह से माठे हालात चल रहे हैं। एक है पीडीएम और उसमें शामिल तमाम जमातें, उनके इस तरीके से बुरे हालात चल रहे हैं। और एक है अवाम पाकिस्तान, और उनके साथ महंगाई फलाना फलाना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस एक्सट्रीम जो मेरी पोजीशन है, जो मैं किरदार अदा करना चाहता हूँ, वो मैं सेक्रेटरी जनरल रहते हुए मुझे कुछ और जो है वो लेनी पड़ेगी पोजीशन, तो मैं वहाँ से स्टेप डाउन कर रहा हूँ। लेकिन ना मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, ना मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, मैं उनके साथ चलूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये डायलॉग हो जाए। सही। अब फ्रैंकली स्पीकिंग एक रीजनेबल बात थी कि आप मामला डायलॉग की तरफ लेके जाएं, इस मामले को सेटल करें। फिर असद उमर साहब ने ये ट्वीट किया गुज़श्ता रोज़, और उन्होंने ट्वीट में फरमाया कि 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ, और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NA54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया जिस हल्के, और मैंने उस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। इनके हल्के में सारा काम करते थे अली नवाज अवान, सारी मेहनत वो करते थे, ये सिर्फ मजे लेते थे भाईजान। क्योंकि मैं तो आपको पता नहीं, एज ए सेक्रेटरी जनरल यार वो और भी बहुत वो और कुछ करते थे, लेकिन ये हल्के वाली बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ। इस्लामाबाद के लोग जानते हैं अली नवाज अवान हर उस जगह पर काम कर रहा था जहां पे सर जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स वो वाली है ना कि लोगों के जहां असद उमर का हक था ना, वहां अली नवाज अवान होता था। कि लोगों के दुख में, खुशी में, गम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इवन, तो वो तो जितनी डेवलपमेंट है वो भी सारी उसी ने। वो तो सारा जाहिर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ इन्होंने इस हल्के को इस्तेमाल किया था वो पार्लियामेंट। अच्छा नहीं, देखें अब असद उमर साहब जो है, देखें उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी थी, पहला सवाल। उसकी वजह यह है कि असद उमर साहब उन लोगों में शामिल थे जिन लोगों के नाम इमरान खान के माइनस होने की सूरत में कुरा निकल सकता था। अगर इमरान खान रेडी हो जाते, वो 2 नाम आपको पता है और वो आए थे, तो जो स्टॉलवर्ड्स थे जी, उनमें एक असद उमर भी थे कि अगर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि अगर मेरी ताजपोशी होनी है इस पार्टी में तो वो ना हो पाए। एक ये वजह हो सकती है। इमरान खान ने खुद 2 नाम बता दिए थे, एक में तो परवेज हटक चले गए, दूसरे मुराद सईद। हाँ। अच्छा, एक तो उन्होंने इस वजह से उस वक्त नहीं, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ जी आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उस वक्त तो जाहिर है कि फिजा अभी बन रही थी ना कि अभी हिस्से बखरे होंगे, पीटीआई की क्यादत जो है वो सेकंड टियर में से किसी को भी सौंपी जा सकती है, जो सीनियर 5, 6, 8 लोग हैं, या उनकी एक कमेटी बन सकती है। तो असद उमर उसके उम्मीदवार तो थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दोनों साइडें चीजें पूरी रखनी थी। अब असद उमर साहब ने उस वक्त नहीं छोड़ी, लेकिन अब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो हम न्यूज़ में मोना आलम के शो में बैठे हुए, सही, उन्होंने असद उमर के और फवाद चौधरी के हवाले से कुछ बात बताई। फवाद चौधरी वाले ऐड की तो मैं तस्दीक कर सकता हूँ, ये खबर हमारे इल्म में थी, हमने तस्करा भी किया था, हमने ब्रेक की थी एबीएन पर, ये और मुसर्रत चीमा साहिबा के बारे में सेम खबर आई कि वो जनाब उन्होंने दोबारा से अप्रोच किया, लेकिन इनके अप्रोच करने की कहानी और कुछ और लोगों की वो बड़ी दिलचस्प है। शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, ये जरा सुने। आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना, गलत पॉलिसी, रियासत के साथ तसादुम, इदारों के साथ तसादुम, असद उमर साहब तक अगर छोड़ गए हैं तो फिर आप बाकियों को अंडर फोर्स या अंडर ड्यूरेस, ये तो एक बात चले कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी की अपने ऊपर भी तो बात की जाए। असद उमर साहब के हवाले से 2 मेरी चूंकि पर्सनल एक इंटरेक्शंस हैं। एक, असद उमर साहब के कहने पे मैंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के पास जमान पार्क जाके उनको रिक्वेस्ट की कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, असद उमर साहब उसको रिग्रेट कर रहे हैं और वो पीटीआई में वापस आना है। जी, मैं खुद, मुझे मैसेज दिया, मैं खान साहब के पास ले गया। असद उमर साहब ने कहा कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, जिस पे मैंने खान साहब को जमान पार्क जाके रिक्वेस्ट की
कि जी चूंकि वो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, मैं इनका अभी तक वकील था, हाँ। यानी तमाम केसेस में, और मेरे वकील रहे हैं, और बहुत ही उनकी डिसेंसी, एक रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर है, हमेशा हमने उनका एहतराम किया है। खान साहब ने उस वक्त मुझे इनकार किया कि इनको नहीं ले वापस, कि इनको, उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी और 4-5 और जो कि 9 मई के फौरन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्कर का हौसला तोड़ा है, तो अच्छा, और इन्होंने रॉ खोल दी है, लोगों ने इनका सूट फॉलो किया है, तो लिहाजा मैं एग्री नहीं करता हूँ। वापस आया 4 दिन के बाद असद कैसर साहब भी इनके लिए मेरे पास आ गए कि आप दोबारा खान साहब को पास जाके कहना है। ठीक है। असद कैसर साहब की ईमा पे मैं दोबारा खान साहब को मैंने फोन किया। मैंने कहा जी कि मैं कुछ काम के सिलसिले में उधर लाहौर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा असद उमर वाली बात के लिए आना चाहते हो तो ना बनाओ। ये बहुत अहम इनके साथ हो गया है। दोबारा चला गया खान साहब के पास। अच्छा। दोबारा मैंने उनको रिक्वेस्ट की, फिर आप गए। फिर और असद उमर साहब चाहते थे कि खान साहब इसको वापस ले, लेकिन खान ने इनकार किया। कल मैंने एक मीडिया टॉक्स की है। खान साहब को 5 लोग हमारे पास और आना चाहते हैं, जिसमें खान साहब ने, मैंने कहा मीडिया टॉक में कि एक शख्स को लेने से खान ने इनकार किया। अच्छा, वो एक शख्स कौन है आप बताएंगे? और वो जो एक शख्स है, क्योंकि वो अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो रही सही उसकी जो तकरीम है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी अहम खान साहब ने बात कह रहे हैं। अब असद ने, अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग असद उमर साहब के छोड़ने की और ये ट्वीट करने की 2 वजूहात हो सकती है जी। एक ये कि उनको ये समझ आ गई कि मुझे इस पार्टी में और इमरान खान की नज़रों में अपना खोया हुआ मकाम नहीं मिल सकता। आपको वो वीडियो याद है जब इनका और खान साहब का थोड़ा आमना सामना हाई कोर्ट, इमरान खान इनकी तरफ देखा नहीं था। हाँ, और ये थोड़ा सा खसियानी हंसी हंस थे, बड़ी जालिम वीडियो थी। अच्छा, एक ये वजह हो सकती है कि उनको ये लगा हो कि जनाब अब आई कैन नॉट मेक माई वे बैक इनटू पीटीआई, या मैं अगर रहूंगा भी तो मेरा दर्जा चारम की, दर्जा पंजुम की लोगों में होगा कि जिनको बनी गाला या समान मुमकिन तौर पे वो वाला, फिलहाल तो ऐसा वो वाला स्ट्रक्चर तो नहीं मिल सकता ना कि मेरा वो बहाल नहीं हो सकता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग जो पीटीआई के खड़े हुए हैं साथ, उनमें से ज़ाहिर है कि असद उमर जिन ओहदों पे काम कर चुके हैं, जिस फैमिली से वो हैं, जिसके वो बेटे हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, जो उनके कॉलीग्स के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, जो उनके भाई हैं, और बाकी जो डिसीजन मेकर्स हैं, असद उमर साहब माइट हैव रियलाइज्ड और कम टू नो, उनको पता चल गया हो कि अगर, यानी आपको यकीन दिला दिया जाए ना कि यार नो फ्यूचर एट ऑल, लोग भी वोट आके देना चाहेंगे, देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, अब भी मैं साथ चलूं, या ये जो केसेस साथ साथ लटके में हैं इनको क्या करना है, इनका खत्म करने का तरीका है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लाताल्लुकी का ऐलान कर दो, ट्वीट कर दो, तो जान छुड़ाइए, जाइए फिर अपना वो एंगरो शेंगरो ये वो पैसे कमाएं, अपने जॉब शॉब और वो सारे मामलात, बिजनेस या और दूसरे तीसरे मामलात देखें। तो असद उमर की ये छोड़ने की वजूहत हो सकती है, लेकिन एक बात समझ आई है इस सारे मामले में और बड़ी दिलचस्प, जो शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की है कि इमरान खान अब ही की वो बात कर रहे हैं कि एक शख्स जिसको धड़ाधड़ लोग छोड़ के जा रहे, एक शख्स जिसके पार्टी का परचम उठाने पे, प्रिंट करने पे, बेचने पे, जलसा करने पे, कॉर्नर मीटिंग करने पे, हर चीज पे पाबंदी है, इलेक्शन कैंपेन चलाने पे पाबंदी है, पार्टी का टिकट उनके नाम से जारी होगा या नहीं होगा क्लैरिटी नहीं है, उनका जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पर होगा, कह तो दिया गया, फैसला भी हो गया, लेकिन फैसला महफूज है, वो कब गैर महफूज हो जाए कुछ नहीं पता। इस तमाम सिचुएशन, वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब और क्या इससे बुरा हो, उस सिचुएशन में भी अफजल मरवत साहब फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने कहा ये 5 लोग शामिल होना चाहते हैं, आने का मैं 3 लोग तो हुए भी है ना, नहीं तो खाने का मैं इसमें से इसको नहीं लूंगा। मतलब एक वक्त होता है ना जब आप डूबते को, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कि एक शख्स जो है वो अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, एक डूबता हुआ शख्स तिनके को भी अपना आसरा और सहारा समझता है, उस पर भी हाथ रख के समझता है कि मैं बच जाऊंगा। तो गालिबन अभी भी जेल में बैठकर, अडियाला जेल में साइकिल पे एक्सरसाइज करते हुए इमरान खान ये समझते हैं कि वो डूब नहीं रहे,
लिहाजा वो तिनकों को अपना सहारा नहीं बना रहे, वो कह रहे मैं इसको लूंगा और उनकी इसको मैं नहीं लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने सुनी ना, रीमा खान साहिबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि मुझे इस कौम की आज़ादी के लिए 100 साल भी जेल में रहना पड़े ना तो मैं झुकूंगा नहीं। अच्छा, वैसे आरिफ अलवी साहब ने जो बात की ना कि खान साहब बहुत सादा है, खान साहब को लगता था कि आइन और कानून के आइन ऊपर की बालादस्ती पर यकीन था कि आइन पामाल नहीं होगा, आइन को रौंदा नहीं जाएगा। अच्छा, खान साहब ने ये जो असेंबली तोड़ने की वजह तो है ना बताई ना, उनमें से एक उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लीगल टीम को बुला के मशवरा किया, फलां किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि 90 दिन से आगे ये जा ही नहीं सकते आइन को रौंदे बगैर। तो खान साहब के जाहिर है कि उन्होंने कहा कि उनका जो एतमाद था, बिलीफ था, वो टूटा है। हर सियासतदान का, हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। बहरहाल ये है जनाब इस वक्त का सियासी मंजरनामा और ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जनाब मुगल साहब। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।